हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा क्लासेस मंडी डवाली। कल के लेक्चर में हमने वाइगोत्स्की का कोग्निटिव डेवलपमेंट किया था। ठीक है, हमने इससे जो एक दो वीडियोस पहले की हम बात करते हैं कि हम कोग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे थे। कोग्निटिव डेवलपमेंट पे मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे जो है वो काम करने वाले अकेले इंसान नहीं है। जीन पियाजे के अलावा भी 3 पर्सन और थे जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट पे जो है काम किया है, जिनमें से 3 में से वाइगोत्स्की हम कर चुके हैं। आज हम 3rd पर्सन जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया है उनकी बात कर रहे हैं। उनका नाम था आशुबेल। आशुबेल आज हम करने जा रहे हैं आशुबेल्स थ्योरी। वैसे इसको आशुबेल थ्योरी भी बोल देते हैं, बट इनके जो थ्योरी के नाम थे वो थे मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। एक नाम तो इनकी थ्योरी का ये हो गया, और जो दूसरा नाम इनकी थ्योरी का है वो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। ये इनकी थ्योरीज के नाम है। इनकी थ्योरीज के जो है 2 नाम है, मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरी और मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो इनके आपने नाम नोट कर लिए हैं। अब चले अब आगे। चलो अब हम कर रहे हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या कहा। देखो, हमने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं। यहाँ पे हमने कोग्निटिव वर्ड का भी यूज किया है और यहाँ पे हमने लर्निंग जो वर्ड है उसका भी यूज किया है। तो जो इनकी थ्योरी है वैसे वो काउंट तो किस में होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। बट कई बार क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लर्निंग जो वर्ड यूज किया है तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें फोकस भी किस पे किया है, लर्निंग पे ही किया है। ठीक है, तो अब हम इनके द्वारा दिए गए जो लर्निंग मोड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने जो लर्निंग है वो 4 तरह की बताई है कि इनके अनुसार जो लर्निंग है वो 4 तरह की होती है। सबसे पहले है इनकी रोट लर्निंग, रट्टा मारकर याद करना। नेक्स्ट है मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिसेप्टिव लर्निंग एंड 4th वन इज डिस्कवरी लर्निंग, अभिग्रहणात्मक और अन्वेषणात्मक। अभिग्रहणात्मक अधिगम और अन्वेषणात्मक अधिगम। ये लो, पहले इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो। फिर हम चल रहे हैं, इनको एक एक करके जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने या स्क्रीनशॉट लेना है ले लिया। चले हम आगे। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली जो लर्निंग है वो है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का देखो आपको हिंदी में जो इसका मीन है उसी से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है,
कि रट्टा मार के किसी भी चीज को याद करना, मतलब जिस चीज को हम बिना सोचे समझे जो है हम याद कर लेते हैं, हम उसमें ये फोकस नहीं करते कि ये चीज क्यों है, कैसे है, बस जैसे हमें टीचर्स ने याद दिलवाई, याद करवाई, हमने वो कर ली। अब जैसे ABCD है, अल्फाबेट हमने अपनी लाइफ में सभी ने सीखी है, हमने काउंटिंग जो है सीखी है, डेज नेम है, मंथ ऑफ द ईयर है, कितनी ऐसी चीजें हैं, मैथ्स की फॉर्मूलाज है, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, हम ये सब नहीं डिस्कस करते। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इन चीजों को बस टीचर्स ने करवाया, बुक में से देख के क्या है हम इसको लर्न कर लेते हैं। और ऐसी लर्निंग जो क्या है, जो हमें लाइफ टाइम तक हमारे साथ चलती भी है। जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अल्फाबेट याद नहीं है, आपको अल्फाबेट याद है, आपको काउंटिंग याद है या नहीं, आपको काउंटिंग भी याद है, बट क्या है, उन्होंने कहा था कि मैं इस चीज पे फोकस नहीं करता, मैं नहीं मानता कि जो ये लर्निंग है ये अच्छी है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ का पार्ट तो है, हम लर्निंग तो करते हैं ना रट्टा मार के सही। तो इन्होंने इस पे फोकस नहीं किया, इन्होंने इस पे इम्पोर्टेंस नहीं दी। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि बच्चों को क्या है, वो जो चीजें हैं वो रटवा के करवाई जाए। अब बट अब हम बात करें अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट की क्या मतलब हम कह सकते हैं कि एक के बाद ही बी क्यों आता है, क्या उनकी हिस्ट्री है, किसी को उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं पता, बस जो चीजें हैं जो इतने टाइम से चलती आ रही है वो चल ही रही है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे हमारी, अल्फाबेट है, काउंटिंग है, वीक ऑफ डेज ऑफ द वीक है, मंथ्स ऑफ द ईयर है, मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, वर्णमाला है। तो ये सारे क्या है हमारे रोट लर्निंग के पार्ट्स कह लो, एग्जाम्पल कह लो, ठीक है। बट ये क्या है, इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। हाँ कि चलो ठीक है कि कुछ बातों के लिए ठीक है, कि जैसे अभी हम कहें कि अल्फाबेट है इन सब चीजों के लिए, बट कोई क्वेश्चन की बात करें, मतलब बच्चा समझ के नहीं कर रहा उस चीज को, बस उस चीज को क्रैम करे जा रहा है। तो मेन जो लर्निंग है, देखो बेसिक की बात अलग है कि जैसे हमारी बेसिक है, ये अल्फाबेट है या मैथ के फॉर्मूलाज हैं, काउंटिंग है, बेसिक है, इतना तक ही लिमिट में रखना चाहिए इसको। बट क्या है कि बच्चे को ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए कि वो चीजों को समझे ही ना, और जस्ट क्या है बस क्रैम किया और उसने लिख दिया। इसलिए ये कहते हैं कि ये हमारी लर्निंग का पार्ट जरूर है, बट ये इफेक्टिव मेथड नहीं है। तो सेकेंड जो उन्होंने लर्निंग का टाइप दिया था वो कौन सा था, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम। इसमें क्या है, बच्चा चीजों को सोच समझ के, ठीक है, उनके कंसेप्ट को समझ के क्या है लर्निंग करेगा, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो भी इसका विषय, जो भी इसका सब्जेक्ट है, उसके कंसेप्ट को क्या है बच्चा समझेगा, ठीक है। और अगर हम मीनिंगफुल लर्निंग करवाना चाहते हैं तो हम क्या है कि बच्चे को जो एग्जाम्पल देंगे वो उसको क्या है इसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट एग्जाम्पल्स विथ रियल लाइफ। इससे क्या है, जब दिए गए उदाहरणों को बच्चा अपने रियल लाइफ से, अपनी वास्तविक जो जिंदगी है उससे जोड़ के अगर कोई चीज सीखेगा तो वो क्या है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बात हम इसमें और भी कह सकते हैं कि इसमें हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे किससे, न्यू नॉलेज से। कैसे अभी बताती हूँ। देखो कि आप बच्चों को कुछ नया कंसेप्ट करा रहे हो, कि साइंस का कोई चैप्टर है, आपने क्या किया कि आपने उसको बच्चे को आपने जैसे एक पहले रियल लाइफ का हम एग्जांपल करते हैं कि जैसे हमने कहा कि बच्चों को हम मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सिखा रहे हैं, तो हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि आजकल गर्मियां शुरू होगी, क्या आपने बर्फ को जमते देखा है,
ठीक है, बच्चे कहेंगे हाँ कि हमने देखा है। हम उनको ये एग्जांपल दे सकते हैं कि बर्फ आप जमाने के लिए क्या करते हो, तो बच्चे आपको ये बताएंगे कि मैडम हम क्या करते हैं, पानी का जो गिलास है या पानी का जो कंटेनर है हम उसको भर के जो है फ्रीजर में रख देते हैं। ठीक है, तो हम इन एग्जांपल्स को क्या है बच्चों की रियल लाइफ जो चीज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं अगर उससे कोरिलेट करके समझाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करने की कैसे न्यू नॉलेज से। सपोज करो कि मुझे एक्टिवा चलानी सीखनी है, मैं एक्टिवा चलानी सीख रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक्टिवा चलाने से पहले किसी टाइम में साइकिल चलाना भी सीखा था। ठीक है, तो मुझे जो एक्टिवा चलाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बैलेंस बनाना तो क्या है मैंने पहले से ही सीख लिया। तो मैंने अब क्या किया है अपने प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट किया है किससे, अपनी न्यू नॉलेज से। तो जो मीनिंगफुल लर्निंग है उस पे आसुबल ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 4 तरह की जो लर्निंग आसुबल ने बताई है उसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो किसको मानते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग को मानते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है, मीनिंगफुल लर्निंग पे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट थर्ड की ओर। थर्ड है हमारी रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं अभिग्रहणात्मक। रिसेप्टिव लर्निंग, अभिग्रहणात्मक अधिगम। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं क्या है रिसेप्टिव में क्या है। इन्होंने ये कहा कि जो लर्निंग है अभी तक आपने 2 तरीके से पढ़ी कि ये कहते हैं लर्निंग क्या है, रोट लर्निंग भी है और मीनिंगफुल भी है। एक जो चाइल्ड है, एक स्टूडेंट है, वो दोनों तरह की लर्निंग करता है कि हाँ जब वो प्राइमरी लेवल तक है या प्राइमरी में भी हम कह सकते हैं 3rd क्लास तक तो है, तब तक वो क्या कर रहा है, रोट लर्निंग कर रहा है क्योंकि अभी उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है कंसेप्ट को समझने का गुण है वो विकसित नहीं हुआ है। पर जो रोट लर्निंग भी बच्चा कर रहा है, मीनिंगफुल भी कर रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जिसमें क्या है रोट लर्निंग भी है और मीनिंगफुल लर्निंग भी है, तो इन्होंने क्या बताया है उसको, रिसेप्टिव लर्निंग, जिसमें आप चीजों को समझते भी हो और उसका रट्टा भी लगाते हो, दोनों चीजें हम करते हैं। तो इस तरह में क्या हो जाएगा, वो रिसेप्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे अब मैं इसका ये एग्जाम्पल दूं कि हम इसको करते हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल लिया है मैंने, ठीक है, हम इसकी जो एरिया की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं, हम इसके जो फॉर्मूलाज हैं हम उसको लर्न करते हैं। ठीक है, और हमें ये पता भी होता है कि ये जो चीज क्यों है, क्योंकि इसमें जो 2 ब्रेड्थ है और 2 लेंथ है। ठीक है, इसीलिए ये चीज हम समझते भी तो हैं और इस चीज का क्या करते हैं, हम रट्टा भी लगाते ही हैं। तो ये जो लर्निंग का टाइप हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव लर्निंग, जिसमें क्या है हम चीजों को समझते भी हैं और उस चीज का रट्टा भी लगाते हैं। अब देखो हमने जब हम सपोज करो कि हमारा ये जो चैप्टर है वो 8th क्लास में आ गया था, तब तक हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि जो एरिया है रेक्टेंगल का या पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का, हमने उस टाइम पे क्या की, रोट लर्निंग की कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इन चीजों को समझते हैं कि क्यों ये फॉर्मूला होता है कि 2 × L + B। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों बना, क्लियर हुए, एरिया जो है वो L × B क्यों है। अब हमें क्या है इस चीज की समझ है, बट हमने क्या किया था, पहले इस चीज को रट्टा मारा और अब उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा रिसेप्टिव लर्निंग का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट और लास्ट कौन सी है हमारी, डिस्कवरी लर्निंग, जिसको हम कहते हैं अन्वेषणात्मक। अन्वेष जो वर्ड है इसका मतलब होता है खोज करना, मतलब ऐसी लर्निंग, ऐसा अधिगम जो आप किससे करते हो, खोज करके खुद से आपने इसकी डिस्कवरी की है। डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषणात्मक। अब देखो कि कई बार क्या है कि चाहे ईवीएस का सब्जेक्ट है, चाहे साइकोलॉजिकल या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, अब जैसे क्या है हमने यहाँ पे हम आसुबल की
थ्योरीज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि 4 तरह की होती है, ठीक है। 4 तरह में पहले कौन सी थी हमारी? रोट लर्निंग, सेकंड हमारी थी मीनिंगफुल लर्निंग, थर्ड हमारी क्या थी फिर से? रिसेप्टिव, और फिर क्या है? डिस्कवरी। अब मैं क्या करती हूँ कि हाय मैं पेपर में याद कैसे रखूंगी, ये तो 2 बार भी आर भी आ गया है का। फिर मैं अपने दिमाग से कोई स्कीम लगाती हूँ कि जैसे हम सब वाकिफ है मैं 4D से, ठीक है, पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो फिर मैं इसको ना इससे थोड़ा सा मैच कर लेती हूँ, एम भी है इसमें, आर भी है, डी भी है, बस थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक और आर बन जाएगा। मैंने खुद से डिस्कवरी की है इस चीज को याद करने की। तो जो अधिक हम खुद खोज दोबारा सीखते हैं वो कौन सी हो जाती है? हमारी डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, पर फिर भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो डिस्कवरी लर्निंग जो है, हम इसको ये भी कह देते हैं लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग, लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करके कुछ सीखना। क्योंकि अगर पेपर में जैसे ऐसे आ जाए कि लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ लर्निंग गिवन बाय आसुबेल, कि जो एक्सप्लोर करके जो हम लर्निंग करते हैं, वो जो आसुबेल ने लर्निंग के 4 प्रकार बताए हैं, उनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? डिस्कवरी लर्निंग से। क्लियर है? बोलो जल्दी से, चले फिर आगे चलो। आपने नोट करना है तो नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट तो वैसे क्या ही लोगे। चलो अब ये लर्निंग के टाइप तो ये खत्म हो गए यहाँ पे। फिर इसके बाद आसुबेल ने एक चीज कही थी, वो ये कहते हैं कि जैसे हमने इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव जो थिंकिंग है उसके बारे में भी ज्यादा कुछ तो नहीं किया, बस उनके नाम ही बताए अपने को। पर चलो हम थोड़ा सा चलो डिस्कस तो क्या करना है यहाँ पे। अब ये कहते हैं कि जो मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी समझ है, समझ अब किसको लेके हो सकती है? समझ उसकी कंसेप्ट प्रत्यय को लेके हो सकती है, प्रिंसिपल्स को और आइडियाज को, कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल को, या फिर आइडियाज जो उसकी समझ है, संप्रत्यय, सिद्धांतों या विचारों को लेकर जो उसकी समझ है, वो सारी की सारी किस तरह की है? डिडक्टिव थिंकिंग है या डिडक्टिव रीजनिंग है उसकी, निगमनात्मक। निगमनात्मक में हम क्या करते हैं? नियम से उदाहरणों की ओर चलते हैं। जैसे आपको पहले कोई डेफिनेशन करा दी और फिर उसके बाद आपको क्या किया? एग्जाम्पल दिए। जैसे अभी हम कर रहे थे कि पहले मैंने आपको बताया कि किस लर्निंग में क्या होता है, फिर हमने क्या किया? उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी समझ बना रहे हैं किसको लेके? कंसेप्ट्स को लेके, कि किस लर्निंग में क्या है, इसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं। आसुबेल के जो आइडियाज थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, हम उनको समझ रहे हैं। तो इस चीज को लेकर हम जो अपनी समझ बना रहे हैं, हमारी वो अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह की है? डिडक्टिव। तो यहाँ पे हमारी जो आसुबेल की थ्योरी है वो कंप्लीट हुई, जिसमें हमने क्या पढ़े हैं? उनके लर्निंग मोड पढ़े हैं, और उन्होंने बताया कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो किन चीजों से मिलकर बनी है। ये हमने क्या किया? डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी जो है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी ओर चल रहे हैं। चलो, ये थी हमारी आसुबेल की। हमने देखा था कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उस पर 4 लोगों ने काम किया है। 3 लोग हम पढ़ चुके हैं। पहला था जीन पियाजे, दूसरा था वाइगोत्स्की, तीसरे थे आसुबेल। अब हम करें जेरोम ब्रूनर्स।
जेरोम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये क्या इनका जो मानना था वो ये मानना था कि लर्निंग जो है वो एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, मतलब कि जो लर्निंग है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, जब हम किसी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाते हैं, कि जैसे हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था पर गए, तो इनका ये मानना था कि हम अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है, अपना जो पहले वाला ज्ञान है वो हम नहीं भूलते, वो हमारे दिमाग में रहता है। जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में हमने क्या क्या चीजें सीखी? बाल्यावस्था में हमने अल्फाबेट सीखी, वर्णमाला सीखी। क्या देखो हम प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, क्या हमें अभी भी वो चीजें याद नहीं है? हमें वो सारी की सारी चीजें याद हैं। तो ये कहते हैं कि एक तो इन्होंने ये कहा कि लर्निंग जो है कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। एक ही बोलते हैं कि जब हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हैं तब हम अपना जो पूर्व ज्ञान है उसको नहीं भूलते। तो इन्होंने भी जो लर्निंग के 3 मोड्स जो हैं वो दिए हैं, अधिगम के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड लास्ट वन इज सिंबॉलिक। ठीक है, सक्रिय, इनएक्टिव को बोलते हैं सक्रिय, सक्रिय जो रूप है प्रतिमा, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं सक्रिय रूप। ये है प्रतिमा रूप और ये है प्रतीकात्मक रूप। ठीक है, एक बार इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट कर लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो हम पहले चल रहे हैं इनएक्टिव की ओर। जो हमारा पहला लर्निंग का टाइप इन्होंने बताया है वो बताया है इनएक्टिव। इनएक्टिव सक्रिय रूप। देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव, सक्रिय, मतलब इसमें क्या है, बच्चे जो भी लर्निंग करेंगे वो किस पे बेस होगी? वो एक्शन बेस्ड लर्निंग होगी। नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्टिव, सक्रिय। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे प्लेइंग, किसी भी चीज से खेलना। अब हम किसी भी चीज से खेल रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट रहेगी, हमारे हाथ हैं, हमारे पांव हैं। ठीक है, लाइक प्लेइंग। क्लियर है? चले अब आगे। और जो इसकी एज रहेगी वो कितनी रहेगी? 0 to 3 years। कितनी रहेगी? 0 to 3 years। इसमें बच्चा क्या है, मानसिक ना होके क्या होगा, शारीरिक होगा, मतलब उसकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, नहीं होगी। क्या होगी? उसकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी। अब इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे उठना है, चलना, बैठना, खाना पीना, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जेरोम ब्रूनर की लर्निंग मोड्स, जिसमें से आपका सबसे पहली जो है वो पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि उन्होंने जो अपनी पहली दी है इनएक्टिव। इनएक्टिव वर्ड ही हमें बता रहा है एक्टिव, जिसमें रहेगा बच्चा सक्रिय रहेगा। ठीक है, और इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 0 to 3 years। इसमें जो लर्निंग का टाइप होगा वो कैसा होगा, एक्शन बेस्ड होगा या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिख लिया था प्लेइंग, इसमें बच्चे की मानसिक क्रियाएं ना होकर कौन सी क्रियाएं होंगी, इसकी शारीरिक क्रियाएं।
तो ये था हमारा एनेक्टिव मोड। नेक्स्ट मोड हम कर रहे हैं प्रतिमा रूप, आइकॉनिक मोड। नेक्स्ट वन एंड आइकॉनिक मोड, प्रतिमा रूप। देखो नाम से पता चल रहा है प्रतिमा, ठीक है। इसमें क्या होगा प्रतिमा में कि बच्चा क्या है, जो बाहरी जो उसका जगत है, जो उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसकी नॉलेज उसको किसमें मिलेगी, प्रतिमा के रूप में, आइकॉन। जैसे अब आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर पे क्या है, अपने को माई कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ मिल जाता है, तो आपका क्या है, वो सिंबल से चीजें समझ लेते हैं कि इस चीज में क्या है, ये चीज हो सकती है। जैसे माई कंप्यूटर को आप खोलते हैं, अपने को क्या पता चल सकता है कि इसमें क्या है, कि हमारी जो ड्राइव्स एक्सेट्रा है वो बड़ी है, ठीक है। तो ये आइकॉनिक जो है वो किससे रिलेटेड है, पिक्चर से। जब हम पिक्चर को देख के किसी की, ठीक, अब जैसे इसका हम एग्जांपल कह सकते हैं रीडिंग अ बुक। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, बुक पढ़ना सिखा रहे हो। उसमें क्या है, जैसे तरबूज आया, तरबूज, उसमें क्या है, साथ के साथ एक तरबूज की, वाटरमेलन की जो पिक्चर है वो बच्चे को दी हुई होगी। उससे क्या है, बच्चे को आसानी हो जाएगी समझने में। अब सपोज करो, अगर हम अपने लेवल की भी बात करें, यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रही हूँ, अगर यहीं पे डिजिटल बोर्ड हो और वहां पे मैं पिक्चर्स का यूज करूँ, तो जो आपके कंसेप्ट हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें समझ बहुत ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, बट वो तो क्या है, कहीं ना कहीं आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि उसमें मैं पिक्चर्स का यूज करूंगी। तो इस तरह की जो लर्निंग है, जिसमें क्या है, पिक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है, बच्चे की जो समझ है वो अच्छी बनती है। और इसके एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बुक पढ़ना सिखा रहे हैं। थर्ड जो हमारी है, अच्छा इसकी एज रहेगी, इसकी एज रहेगी 3 to 7 years, 3 to 7 years। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन वर्ड आपको दे दिया जाए कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो किस लर्निंग मोड से कनेक्टेड है, तो विजुअल जो है वो किससे रहता है, आइकॉनिक से रहेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा और समझा भी कि जैसे हम वाटरमेलन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो क्या था, वाटरमेलन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, एक फोटो आपको दी हुई थी, ठीक है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, आइकॉनिक मोड से। क्लियर है। अब हम चल रहे हैं हमारे लास्ट एग्जांपल, सॉरी लास्ट जो लर्निंग मोड है उसकी तरफ। लास्ट कौन सा था हमारा, सिंबॉलिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक मोड, सिंबॉलिक मोड, प्रतीकात्मक रूप। इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 8 years से अबव 8 years। अब देखो बच्चा क्या है, 8 साल से ऊपर है, तो उसका भाषा का विकास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चा क्या है, अपनी बातों को कहने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए किसका प्रयोग करने लग गया, भाषा का प्रयोग करने लग गया है। तो इसमें क्या है, वो अपने कंसेप्ट बना सकते हैं, दूसरों के जो कंसेप्ट हैं वो समझ सकते हैं। इसमें जो लर्निंग होती है वो शब्दों और सिंबल्स, लर्निंग बाय वर्ड्स एंड सिंबल्स, प्रतीकों। इसमें मेन जो रोल रहेगा वो किसका रहता है, लैंग्वेज का रहता है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं, अब ऐसे तो नहीं ना मैं आपको कोई आपसे बातचीत कर रही हूँ तो एक शब्द में मेरी बातचीत पूरी हो जाएगी। शब्दों का समूह लगेगा, शब्दों के समूह से वाक्य बनेंगे, तभी मेरी बात क्या है आप तक पहुंचेगी। तो इसमें मेन जो रहता है वो किसका रोल रहता है, लैंग्वेज का। और इस थ्योरी का एक नाम और भी है, ठीक है, कि जो जेरोम जो ब्रूनर हैं उनकी जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है, तो इंग्लिश में जो इनकी थ्योरी है
एक्लेक्टिक थ्योरी, समाहार का सिद्धांत, ये इस थ्योरी का नाम है। कि जैसे क्वेश्चन जो है आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो एक्लेक्टिक थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो वो जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनका इतना ही था, इससे ज्यादा हमारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आज हमने दो थ्योरीज की है, कौन कौन सी, आशुबेल की और जेरोम ब्रूनर की। आशुबेल ने लर्निंग मोड कितने दिए हैं, 4, जबकि इन्होंने कितने दिए हैं, 3। अच्छा, उसमें तो फिर भी हम क्या है, अप एंड डाउन वैसे तो नहीं करना चाहिए लर्निंग मोड को, पर फिर भी क्या है, जो आशुबेल की लर्निंग थ्योरी थी उसमें आप फिर भी अप एंड डाउन कर सकते हो, बट हमने बस उसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, उन्होंने अपना फोकस किस पे किया था, मीनिंगफुल लर्निंग पे। हम जो इनकी थ्योरी है इनको आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा कि पहले इनेक्टिव है, देन आइकॉनिक है और देन क्या है, सिंबॉलिक है। ठीक है, अगर याद ना रहे तो इसको ये बात देख लो, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले अल्फाबेट पे क्या आता है, ई, देन आई एंड लास्ट में क्या आता है, एस। इसकी जो एज थी वो कितनी सी, 0 से 3, 3 to 7 एंड अबव 8। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पूरा होता है, जिसमें हमने अपनी 4 थ्योरीज की हैं, जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की की, आशुबेल की और लास्ट किसकी की थी, जेरोम ब्रूनर की। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट डेवलपमेंट को हम जिसमें डिस्कस करेंगे।